मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर जोजिला पास के करीब एक गाड़ी को हादसा पेश आया। इस हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि करगिल से श्रीनगर जाते हुए एक ज़ायलो कार जोजिला पास के करीब गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बताया गया है कि तमाम महलूक अफराद सनको करगिल के रहने वाले हैं। काबिल जिक्र है कि 2 दिन कबल भी जोजिला पास पर एक सूमो खाई में गिर गई थी। इसके नतीजे में केरला के 4 सयाह और एक मकामी ड्राइवर की मौत हो गई थी। अक्टूबर में श्रीनगर में हुए एक दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुए पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी आज दम तोड़ बैठे। वानी को इलाज के लिए एम्स नई दिल्ली मुंतकिल किया गया था। वो आज जख्मों की ताब न लाकर शहादत पा गए। ये खबर आने के बाद श्रीनगर में उनके आबाई इलाके में गम मातम की लहर दौड़ गई। कसीर तादाद में लोग उनके घर ताजियत के लिए पहुंच रहे हैं। 29 अक्टूबर था, वो शाम 4 बजे 4:30 बजे इसकी खबर आ गई कि इसको ईदगाह में वो जख्मी हो गया, इसको बुलेट लफायर लग गया, वो जख्मी हो गया। उसी दिन उसी टाइम हम घर पहुंचे। ये हमारा पड़ोसी बचा है, भाई, ये बोलो बाजा है, ये बिल्कुल भाई है, इसका बाप है हमारा अली मोहम्मद। ये अब इनके घर में कौन कौन है? इसके 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई है। अब इसकी अहलिया है, वो भी इस वक्त प्रेग्नेंट है, और इसकी माँ और उसका बाप है, और एक भाई और है उसकी, और उसकी अहलिया और इसकी एक बहन है। हमें फेसबुक के जरिए से पता लगी है 2 बजे करीब 2 बजे इसकी पता लगी है हमको कि मसरूर अहमद इस दुनिया में नहीं रहे। या हमने कल उधर डलगेट में वो हॉस्पिटल है, क्या नाम है इसका, पारस अस्पताल में थे पिछले 15-20 दिन से। पहले इंस्टीट्यूट में थे, फिर पारस गए थे, और कल उन्होंने फैसला किया हम इसको दिल्ली लेंगे। दिल्ली एम्स में उसको कल एडमिट किया गया, तो आज ये खबर हम तक पहुँच गई। हमारा ये कब पुलिस में भर्ती हुआ था और किस तरह की इनकी पर्सनैलिटी? तकरीबन इसको हो गया 12-13 साल पुलिस में, 12-13 साल हो गए इसको पुलिस में भर्ती होने में। उसका बाप भी पुलिस में था। सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एम्स में दम तोड़ने वाले पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद के अहल खाना से ताज़ियत करते हुए कहा कि हमारी हमदर्दियां उनके अहल खाना के साथ है और वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात किसी के साथ पेश न आए। वो आज वफात पा गए, और हमारी पूरी हमदर्दियाँ है सोगवार ख़ानदान के साथ, और हम इस रंज में दुख में उस ख़ानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। मेरे ख्याल में हम सब, आप भी और हम भी, ताज़ियत पेश कर लेंगे, और यही हमारा इरादा है कि हम उस दुख में बराबर के शरीक हैं, और ये हमारी ख्वाहिश है कि ऐसी वारदातें ना हों, किसी और को तकलीफ ना हो, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कस्बे त्राल के मेन टाउन में एक अवामी जलसा मुनक्किद किया गया। पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगरचे जमहूरियत का नाम है, लेकिन हकीकत में यहाँ जमहूरियत को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को बात करने की इजाजत नहीं है, जमहूरियत में हर फर्द अपनी बात रख सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से लोगों को तरह तरह के मुश्किलात में मुब्तला किया जा रहा है। अब यहाँ के लोग काफी तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ से बेरोजगारी है तो दूसरी जानिब कमर तोड़ महंगाई। उन्होंने कहा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा जो लोग फेक एनकाउंटर करते हैं उनके लिए खुली छूट है, उनके लिए कोई सजा नहीं, लेकिन जो सच बोलते हैं उन्हें सजा दी जाती है। उमर अब्दुल्ला ने रिजर्वेशन देने के मामले पर बताया कि ये इख्तियार यहाँ की असेंबली को होना चाहिए। उमर ने कहा कि 370 मामला अदालत के सामने है और इसी तरह पूरी तंजीम 9 है। सुप्रीम कोर्ट ने तंजीम 9 पर फैसला नहीं दिया और वो तब्दीलियां कर रहे हैं। उमर ने कहा कि क्योंकि एलजी इसका इंतखाब करेंगे तो इससे शक पैदा होता है कि इकदाम बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए है, क्योंकि वो सीटें नहीं जीत सकते, इसलिए वो बैकडोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों ने 5 अगस्त 2019 के खिलाफ कोर्ट में केस किया तो पीडीपी उस वक्त खामोश रही। हमें फिलहाल तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा केस पहले ही कोर्ट के सामने है। अब उस वक्त की खामोशी की वजह से अगर पीडीपी को अब कोर्ट में जाना ज़रूरी लग रहा है तो बेशक जाएं, वो उनको ना कोई रोकेगा ना मतलब हम इसके खिलाफ कुछ कहेंगे। जहाँ तक बिल की बात है, हमें बिल से सबसे बड़ा इतराज़ ही 2 चीज़ों पे है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया ही नहीं, और ये लोग तब्दीली पे तब्दीली ला रहे हैं।
उसके साथ साथ जहाँ तक नॉमिनेशन से सीट भरने का काम है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाना चाहिए। ये जो बिल के तहत इन्होंने एलजी साहब को दिए हैं, इसमें सीधा सीधा ये शक पैदा होता है कि ये बीजेपी की मदद करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन जीत नहीं सकती तो बैकडोर से ये अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें फिलहाल कोई तब्दीली। उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने पर पीडीपी का मौक़िफ़ सब जानते हैं और 5 अगस्त को महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो अदालत में जाने के काबिल नहीं थी। ताहम उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए असेंबली नशिस्तों के रिजर्वेशन पर उमर अब्दुल्ला के नुक्ते नज़र की तायीद की। कल भी कहा था, हम आज भी कहते हैं कि रिजर्वेशन की है, अच्छी बात है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए की है, लेकिन नॉमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सीट रिजर्व होनी चाहिए, लोग जीत के हैं। और अगर आपने नॉमिनेशन करनी भी है तो भाई वो लोकल गवर्नमेंट करनी चाहिए ना। एलजी साहब तो खुद नॉमिनेट है। अब मुझे बताइए, जो खुद नॉमिनेट है वो किसी दूसरे को नॉमिनेट कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि जब आप नॉमिनेशन करेंगे तो जहाँ चीफ मिनिस्टर करे, जहाँ स्टेट कैबिनेट करे, जहाँ असेंबली करे, उसकी वजह जो लोग जीत के आएंगे उन लोगों के नुमाइंदों के लोगों की बात करें। ये तो सेंटर से भेजे हुए लोग हैं। और जहां तक पीओके की रिजर्वेशन की आपने बात की है, तो एक सीट तो मैं समझता हूँ हमारे साथ मजाक है। आपको लगता है कि जो विपक्ष है, चाहे वो एनसी पीडीपी, इस मुद्दे पे एक है कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का राइट होना चाहिए? नहीं, देखिए, एक पार्टी को छोड़ के तो सभी लोग इस पर एक हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी। हम तो कहते हैं ना कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए। अब ये तो बाबूराज है, बाबूराज के हम खिलाफ हैं। अब आप मुझे बताइए, कल को एलजी साहब किसी को भी नॉमिनेट कर देते हैं, हमें क्या पता वो कौन है कौन नहीं है। जब आप रिजर्वेशन करेंगे तो लोगों का नुमाइंदा जीत के आएगा। अगर नॉमिनेशन भी करनी है तो स्टेट असेंबली या स्टेट कैबिनेट को ये अख्तियार होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जो है इससे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने उनके वालिद को जेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी वो उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू नहीं होते तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। उन्होंने कहा कि बीजेपी को नेहरू से नफरत है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो कहा उसका काउंटर करने के लिए सरदार पटेल का खत मौजूद है। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार किया। फारूक अब्दुल्ला जी, yesterday the Home Minister made certain statements in Parliament about the Kashmir. How do you see those statements? Do you think they're accurate, or there is a? They're not accurate. See, you can't tarnish the image of Nehru because they must know the facts. You know, why did the troops suddenly shift to Poonch and Rajouri? Because they were in danger. They would have been today part of POK if the troops hadn't shifted to save that region, which is part of India today. Secondly, they blame him for ceasefire, whereas there is a letter itself written by Sardar Patel Sahib from Dehradun in 48 to Gopalaswamy Iyengar saying, we are sorry, we don't have the material to continue with this war. And we do not know how long this tragedy will last. We must find a solution to this immediately. It was not Nehru's decision. It was the condition of the country at that time. That decision was taken by the cabinet. So it's a collective decision which Sardar Patel ji was a part of. Very much. Part of it. His letter is there. Why don't they see that? So why this attempt, sir? Why do you think this is being said? They want to tarnish Nehru. Did he do nothing in 17 years? If Nehru was not there, Kashmir would not have been part of India. Let me tell you frankly. It would have never been part of India. It's a Muslim majority country and we would have gone to Pakistan. It was Nehru who saw to it that it stays with India. This they forget because they've got some, I don't know what is hatred about Nehru in their mind. I can't understand. It's something my father was put by him in jail. Still, I am not the one who will abuse him because he did so much for this nation. This nation can never forget what he has done for us. Today, if we are standing proudly, the basis of that nation was set by Nehru.
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नेहरू के बारे में जो कुछ कहा वो हकाइक पर मबनी है। उन्होंने कहा कि वो हैरान है कि फारूक अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू की हिमायत कर रहे हैं। हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने जब जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर जब लोकसभा में डिबेट चल रही थी तो जम्मू कश्मीर के माजी में जो यहां उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने गलत फैसले लिए, जिनका नतीजा जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ा। ये गलत पॉलिसीज थी उस जमाने की सरकार ने, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उसको कब्जे में रहने दिया। वो लोग भी हमारे हैं और जम्मू कश्मीर का बंटवारा कर दिया। और 1962 की जंग में अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा ईस्ट लद्दाख का चीन को दे दिया। पाकिस्तान ने शक्साम वैली चीन को दे दी और कांग्रेस के नेता और आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू सब तमाशा देखते रहे। ये जिक्र पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह साहब ने किया और ये हकीकत है, इसको दुनिया जानती है। अमित शाह साहब ने जो बोला है वो हकीकत के ऊपर बेस्ड है। और मुझे हैरानगी हुई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जवाहरलाल नेहरू साहब की सपोर्ट में आ गए। आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब ये कहते हैं कि उनके बाप को, पिताजी को उन्होंने जेल में भी डाला था, तब भी उनकी रेस्पेक्ट कर? अब मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकता। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के आजहानी जो वालिद मोहतरम को नेहरू जी ने जेल में डाला, उसके बाद भी अगर उनका यह बयान है तो यह सवाल आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहिए कि इतनी मोहब्बत क्यों? आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? ये तो वही बता सकते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। रामनगर में काबिड के पास बाघों का आतंक, लकड़ी लेने गई महिला को बाघ ने बनाया शिकार। काबिड कर्मचारियों ने शव को किया बरामद। बरेली में बुर्के में घूम रहे शख्स से दहशत, साइको किलर के डर से सहमे लोग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सहारनपुर में बेटे ने की पिता की हत्या, गांव की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप, बदनामी से तंग बेटे ने बाप की ली जान। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज, मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा, कहा राज्य के लिए समिट बेहद ही महत्वपूर्ण। हरिद्वार में अवैध प्लास्टिक गोदाम पर बड़ा एक्शन, 5 गोदाम किए गए सील, बड़े हादसे को दावत दे रहा था अवैध रूप से रखा गया प्लास्टिक स्क्रैप। आगरा में दर्दनाक हादसा, नाले में गिरने से 2 बच्चियों की मौत, बारात देखने जा रही थी बच्चियां। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, यूपी में बीजेपी चलाएगी विशेष सदस्यता अभियान और नमो ऐप के जरिए 2 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने की भी तैयारी। उन्नाव में प्रेमी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, लड़की ने शादी से किया था इनकार, परिजन ने लगा। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पीओके कोई छोटा मामला नहीं है, इस पर दिन भर ऐवान में बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2019 में जब 370 को हटाया गया था तो अमित शाह ने पीओके सियाचिन के बारे में कहा था कि इसे वापस लाया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी को पीओके वापस लाने से किसने रोका। सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे, ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं, तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी।
दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ कि हां हमने करके दिखाए। और इसके चलते मैं ये भी कहना चाहते हैं, आज पीओके की सीने चीर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। तो ये चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जब पीओके के चीर कर बन रहे हैं, तो मोदी जी अमित शाह भी क्यों म्यू म्यू कर रहे हैं, क्यों चुप पिसाते हैं? इतना G7 में जाते हो, संघाई कोऑपरेशन में जाते हो, G20, G24, 420 बहुत कुछ होने वाला है। तो किसने रोका इन लोगों को कि पाकिस्तान और चाइना के बीच पीओके की सीना चीरकर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्यों कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है? पीओके छीन के तुम लाके दिखाओ कि जो कांग्रेस ने नहीं कर पाए वो हम करके दिखाए हैं। एक सेब तो कम से कम लाया करो पीओके से। यहां बड़ी बड़ी बहादुरी करते हैं। जब लद्दाख में अतिक्रमण हो चुके हैं, गलवान की घटना सबको जानकारी है, तो हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे? ना चीन घुसे हैं, ना कोई घुसा हुआ है। तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर दम है, हिम्मत है, ये दोनों बहादुर हमारे देश की, जो हर वक्त बहादुरी की बात करते हैं, ये हमटी डमटी दोनों जाके पीओके छीन के हमारा कब्जे में लाए, क्योंकि सदन के अंदर ये बात कहे गए थे। और 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन भी है इस पे। तो हम तो नहीं रुकते, पीओके छीन के लाके दिखाओ। चुनाव 2024 में, चुनाव की पहले पीओके छीन के लाओ, सारे हिंदुस्तान की सब वोट तुम्हें मिलेंगे। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने लोकसभा में हालिया बिलों की मंजूरी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल ऐसे वक्त में पास किया गया जब तंजीम 9 एक्ट का मामला खुद अदालत में है। उन्होंने कहा कि इस मोड़ पर तरमीमी बिलों की मंजूरी जमहूरी और अदालती तर्ज अमल के बिल्कुल बरअक्स दिखाई देती है। जैसा कि आपको मालूम है, कल लोकसभा में सरकार की तरफ से कई बिल्स पेश हुई और अप्रूवल भी मिला उनको लोकसभा में। इन बिलों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है और इसी वजह से ये मुनासिब समझा कि आपके साथ हम गुफ्तगू कर लें। जहाँ तक जो नॉमिनेशन के बारे में कई सेक्शंस को असेंबली में नॉमिनेशन देने का, नॉमिनेट करने का जो बिलों में तज़किरा है, हमारी राय में ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पहले ही हम में से कई सियासी लीडरों ने और मुल्क की काफ़ी अहम शख्सियतों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उनकी हियरिंग भी हुई है, काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा सुप्रीम कोर्ट में अपने वकला के ज़रिए, और पिटिशनर्स ने भी, जिसमें सीपीआईएम भी शामिल है, हमने भी अपने वकला के ज़रिए तफसीलन अपने दलाइल पेश किए और हियरिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल हुआ और जजमेंट का इंतज़ार है। और हमें उम्मीद है कि जजमेंट जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक की बहाली के बारे में होगा, इंसाफ पर मुबनी होगा और अनकरीब ये जजमेंट डिलीवर भी हो। पीओके और लोकसभा में 2 बिलों की मंजूरी के मामले पर पाकिस्तान के एतराज पर वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची का कहना है कि
इस पूरे मामले पर उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और पाकिस्तान के एतराज पर उन्होंने बयान दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। You asked on that. Look, I don't think I need to really reiterate our position on, Pakistan occupied Kashmir. I don't need to clarify Honorable Home Minister's statement. I think they stand on their own. It's been made in Parliament. I'm certainly not going to respond to it. But our position on Pakistan occupied Kashmir is very clear. I mean, we consider it a part of India, and we've done so for, as long as I can remember. And we certainly, I see no reason to change our statement. But I have nothing to comment again. मसले कश्मीर के हल और लोगों को मुश्किलात से निकालने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। ये बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने गांदरबल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान कही। महबूबा ने कहा कि इंतखाबात अहम है, लेकिन जब तक बीजेपी नए कवानीन के निफाज के जरिए अपने एजेंडे को मुकम्मल तौर पर लागू नहीं करेगी, जो लोगों के हकूक के खिलाफ हैं वो इंतखाबात नहीं करेंगे। वो जिला गांदरबल के इलाके शालबुग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। महबूब बेग, वहीद पर्रा, बशीर मीर और बिलाल अहमद शेख के अलावा जिला गांदरबल के दीगर सीनियर पार्टी ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस हवाले से ये कहना इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, लोगों की बड़ी मुश्किलात है, मगर चूंकि इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब बीजेपी के कंट्रोल में, इस वक्त जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। इसलिए जब तक बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो रोज नए कानून ला रही है जम्मू कश्मीर में, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो जब तक उनका अपना एजेंडा जो है वो पूरा नहीं होगा, तब तक लगता नहीं कि हमारे चीखने चिल्लाने से वो इलेक्शन करेंगे इधर। नहीं, मसला तो है, आप देखिए ना कि जो एक एलिनेशन है, शक है लोगों के बीच में और मरकजी सरकार के बीच में। जो आपका मोबाइल कितनी बार चेक होता है, आपको बात करने नहीं देती है, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, कोई आदमी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है ना, कोई मसला तो है जिसकी पर्दादारी है। कश्मीरी को शक की नजर से क्यों देखा जाता है? कश्मीरी बेचैन क्यों है, एलिनेटेड क्यों है? आपने क्रिकेट मैच किसी के लिए आपने खुशी मनाई तो आपको यूएपीए क्यों लगाया, आपको पीए से क्यों रोजा लगाया? इसका मतलब है मसला कश्मीर है, जिसके लिए यहाँ लाखों लोगों ने शहादतें दी हैं, जिसमें इस मुल्क की आर्मी और सीआरपी भी शहीद हो गई है। तो कोई ना कोई मसला तो है जिस